वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त 2025 और 9 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। बेंगलुरु ने वैश्विक AICTE इंडेक्स में 26वां स्थान प्राप्त किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और आज है भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चंदन की लकड़ी, फूलों का हार, अगस्त का महीना, सावन की फुहार, भाई की कलाई पर बहन का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्यौहार। तो आज 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के अवसर पर अपने प्रताप क्लासेस ऐप में सभी की सभी जो जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी आज मात्र 50 रुपये के अंदर आपको ऑफर दिया जा रहा है इस रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर। तो बेस्ट प्राइस आपके लिए जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है मात्र 50 रुपये में। और प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और ये ऑफर आपके लिए सिर्फ आज के लिए रहेगा रात 12 बजे तक। रात 12 बजे तक है रक्षाबंधन का सिर्फ आज आपके लिए ऑफर रहेगा। सभी की सभी जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है सारी 50 रुपये के अंदर आपको दी जा रही। तो इस ऑफर का फ़ायदा जरूर उठाएं प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत की पहली ऐसी विधानसभा कौन सी बनी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलती है? दिल्ली विधानसभा। सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना? मोल्दोवा। चीन ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कार्गो प्लेन लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की? ये की है असम की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परियोजना के तहत किस इमारत का उद्घाटन किया? कर्तव्य भवन का। किस राज्य के महासमुंद जिले में निकेल, कॉपर, प्लेटिनम समूह तत्व की सल्फाइड खनिजीकरण का संभावित भंडार खोजा गया? छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र सशक्तिकरण। इसके अंदर जो पुरस्कार दिए गए हैं वो आपको मैं सोमवार के दिन करवाऊंगा। उसमें कौन कौन मुख्य पुरस्कार मिले हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। और इसके अलावा ऑफर तो आपके लिए आज चल ही रहा है तो इसका फ़ायदा आप जरूर उठा लेना। ये है अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको टेस्ट मिलता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भारत रत्न से अब की बार इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसकी शुरुआत हुई है कहाँ से? नई दिल्ली से। कहाँ पर उद्घाटन किया? नई दिल्ली से। और एक ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत कर दी। इन्हीं के नाम पर है, यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की भी शुरुआत यहाँ से कर दी है। तो ये जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ और साथ में एक पुरस्कार की भी शुरुआत की है। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी, स्थान नई दिल्ली, पूसा। कार्यक्रम का नाम भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये है कार्यक्रम का नाम, क्योंकि ये भारतीय हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की विरासत को सम्मानित करना ये उद्देश्य है। इसका आयोजन 7 से लेकर 9 अगस्त 3 दिवसीय सम्मेलन चला, जिसका मुख्य विषय था सदाबहार क्रांति, जैव सुख की राह। ये याद रखना अच्छे तरीके से। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव सुख की राह। ये इस सम्मेलन का मुख्य रूप से विषय रहा था। तो इसमें एक पुरस्कार की भी शुरुआत हुई है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये देखो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक के सम्मान में डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की है? देखो, इन्हीं के नाम पर
ये सम्मेलन हुआ और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत हुई है। इन्हीं के नाम पर प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। साथ में सम्मेलन हो गया नई दिल्ली में और साथ में इन्हीं के नाम पर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखो डिटेल। अब ये पुरस्कार मिला किसको है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पुरस्कार का नाम डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य एवं शांति के लिए। पुरस्कार की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की है। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की। विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि के क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी योगदान को सम्मानित करना ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। और ये प्रथम प्राप्तकर्ता देखो कौन है? नाइजीरियाई वैज्ञानिक है डॉक्टर अरेनारे। कौन है? इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? नाइजीरियाई वैज्ञानिक है डॉक्टर अरेनारे। ये इनको ये अवार्ड मिल चुका है। अब सीधा प्रश्न आएगा कि पहली बार डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार वो किसको दिया गया? नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर अरेनारे को दिया गया। अरेनारे को नाइजीरिया में भूख कम करने, उनके रूपांतरीकरण कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया है। ये दोनों के दोनों प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गजब का प्रश्न है भी और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अपने सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है? अपने सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनको वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि ये 1 अगस्त को मनाते हैं। याद होगा आपको 1 अगस्त को अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की अब की बार 105वीं जयंती बनाई गई है, 105वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। इसी के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2025 का लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को प्रदान किया गया। पुरस्कार उन्हें देश के बुनियादी ढांचे और सड़क नेटवर्क के विकास में असाधारण योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये याद रखना। 1 अगस्त 2025 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 105वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। इस समारोह का आयोजन पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया गया। कहाँ पर किया गया? पुणे महाराष्ट्र में 105वीं पुण्यतिथि बनाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक और अवार्ड मिला है नितिन गडकरी को। एक और अवार्ड मिला। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से 29 जुलाई 2025 को सम्मानित किया गया। ये 2 पुरस्कार मिल गए। एक तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, एक मिल गया चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया जा चुका है। ये दोनों के दोनों पुरस्कार अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात के अंदर कौन सा राज्य सबसे टॉप पर? ये आपके लिए आर्थिक समीक्षा का प्रश्न बनता है। इसके अंदर सबसे टॉप पर है गुजरात। कौन सा है? गुजरात सबसे टॉप पर है। यूपी का आता है दूसरा स्थान और पंजाब का आता है तीसरा स्थान। ठीक है। तो भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन निर्यात में गुजरात देश के अंदर सबसे टॉप पर है। पहला पॉइंट तो ये। और देश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 80% है वो अकेले गुजरात के अंदर ही होता है। अब याद रखना सबसे ज़्यादा जो आलू है वो कहाँ पर होते हैं? गुजरात के अंदर होते हैं। ठीक है। दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान आता है पंजाब का। दूसरा स्थान किसका आता है? उत्तर प्रदेश। तीसरा स्थान किसका आता है? पंजाब का। पहला स्थान किसका आ गया? गुजरात का। ठीक है। और उत्पादन में वृद्धि पिछले 2 दशकों में आलू का उत्पादन 10 गुना बढ़कर 11.50 लाख टन तक पहुंच चुका है। यानी कि पिछले वर्ष तो था ये 10 गुना बढ़कर 11.50 लाख टन तक पहुंच चुका है। तो सबसे टॉप पर कौन है? गुजरात। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को वैश्विक AICTE इंडेक्स के अंदर कौन सा स्थान मिला है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। क्योंकि AI का सिस्टम है, सब कुछ चलता रहता है। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को वैश्विक AICTE के इंडेक्स के अंदर 26वां स्थान मिला है। यानी कि भारत के अंदर ये सबसे टॉप पर है और वैश्विक स्थान मिला है इसको 26वां। भारत के अंदर सबसे टॉप पर है, ध्यान रखना, बेंगलुरु। विश्व के अंदर बात करें तो इनका स्थान आता है 26वां। तो बेंगलुरु को वैश्विक AI इंडेक्स में 26वां स्थान मिला है। बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेज़ी से उभरते AI हब के अंदर शामिल है। साथ ही रियाद
हांगजो और साउथ पाउलो भी इस सूची में शामिल है, यानी कि तेजी से उभरते ये हब के अंदर शामिल है बेंगलुरु। तो भारत में टॉप AICT एक तो बेंगलुरु है, दूसरी है मुंबई, तीसरी है दिल्ली, 14 नंबर पे चेन्नई और कोलकाता। ये है भारत का क्रम। और सिंगापुर ने वैश्विक AICT इंडेक्स के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सबसे टॉप पर है सिंगापुर और बेंगलुरु है अपने भारत के अंदर सबसे टॉप पर। कबक यानो किस भारतीय राज्य की निवासी है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की, यानी कि सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये देखो आपके सामने, इनका नाम है कबक यानो। किस भारतीय राज्य की निवासी है और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है? तो इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की रहने वाली है? अरुणाचल प्रदेश की। और ये जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ पर स्थित है? तंजानिया। याद होगा आपको, तंजानिया के अंदर है, अफ्रीका में। कहाँ पर है? तंजानिया, अफ्रीका के अंदर। तो नाम है कबक यानो, राज्य है इनका अरुणाचल प्रदेश, भारत। उपलब्धि, कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो की चोटी को सफलतापूर्वक फतह किया है। इनका ये सफल अभियान है वो कबक यानो के पर्वतारोहण मिशन का हिस्सा थी और इन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी का अद्वितीय प्रदर्शन किया है। बस ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनका राज्य वगैरह और ये चोटी याद रखना, माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर स्थित है। तंजानिया, अफ्रीका के अंदर ये चोटी स्थित है। जीके में भी आपसे ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। 21 वर्षीय जारा लचलान 21 वर्षीय जारा लचलान ने अकेले नाव चलाकर अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। इनका संबंध किस देश से है? क्या गजब का प्रश्न है। और ये देखो आपके सामने चर्चित महिलाओं के अंदर ये प्रश्न बनता है। तो 21 वर्षीय है जारा लचलान, इन्होंने अकेले नाव चलाकर अटलांटिक महासागर को पार किया है। कितना बड़ा अटलांटिक महासागर है और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इनका संबंध है ब्रिटेन से। कहाँ की रहने वाली? ये ब्रिटेन की रहने वाली है। तो याद रखना इतना ही, क्योंकि ब्रिटेन की 21 वर्षीय जारा लचलान ने अकेले नाव चलाकर अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कितना समय लिया? इनकी यात्रा रही थी 59 दिन 18 घंटे और 29 मिनट में पूरी की है। 59 दिन 18 घंटे मान के चलो भी, लगभग 2 महीनों का समय लग गया इनको, 2 महीनों का समय लग चुका है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन की रहने वाली है 21 वर्षीय जारा लचलान। तो ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है। आजकल ध्यान रखना, एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। भारत रूस के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? भारत और रूस के बीच में औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हुई है नई दिल्ली, भारत के अंदर। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली, भारत में। भारत और रूस के बीच में औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक आयोजित की गई है। इस प्रकार का प्रश्न सीधा सीधा टपकेगा एग्जाम में। बैठक का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली वाणिज्य भवन में इसका आयोजन किया गया। भारत और रूस के बीच में औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक हुई है। 2 पॉइंट ये। बैठक की अध्यक्षता अपने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने सह अध्यक्षता करी और रूस की तरफ से उप मंत्री अलेक्सी गुरुजदेव ने इस बैठक की सह अध्यक्षता करी है। बस इतना याद रखना है मुख्य इसमें। ठीक है भी, नई दिल्ली के अंदर बैठक हुई, भारत और रूस के बीच में औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक। भारत की तरफ से अपने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह ने इसकी अध्यक्षता करी है। उद्देश्य क्या रहा कि यह बैठक भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के तहत आयोजित की गई। इसमें मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को प्रगति देना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस हेपेटाइटिस के रूप को कैंसर कारक घोषित किया है? लगा लो 20% को स्टार है, इस पर्सन को तो स्टार ही लगा लो, आपके सामने है। तो WHO ने किस हेपेटाइटिस के रूप में वे कैंसर कारक घोषित किया है? यानी कि कौन सा ऐसा कारक है जिसको हेपेटाइटिस के रूप में को कैंसर कारक घोषित कर दिया? वो है हेपेटाइटिस डी। कौन सा है? हेपेटाइटिस डी को क्या है? कैंसर कारक घोषित कर दिया है। ध्यान रखना डी है, कहीं आप ए मत कर देना, बी मत कर देना, ये अलग अलग है। इसका उत्तर होगा डी। कौन सा? डी। ठीक है, देखो हेपेटाइटिस डी वायरस ये एक प्रकार का वायरस है। ये वायरल संक्रमण है जो हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है। यानी कि हेपेटाइटिस डी है एक प्रकार का वायरल संक्रमण है। ये
हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ सवायरल संक्रमण उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस डी केवल तब होता है जब कोई व्यक्ति पहले हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होता है। अब ध्यान रखना, चीज़ें पढ़ लेना भी। हेपेटाइटिस बी से अगर संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसको जस्ट हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। लीवर पर प्रभाव पड़ता है इसका मुख्य रूप से। लीवर में इन्फेक्शन, सूजन वगैरह होती है और लीवर की गंभीर समस्याएं हो सकती है। यह संक्रमण लीवर फेल्यूर, सिरोसिस यानी कि लीवर कैंसर का कारण बन सकती है। तो ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से। और इसको हेपेटाइटिस डी को HDAV क्या बोलते हैं, HDV भी कहा जाता है। ध्यान रखना इसको HDAV भी कहा जाता है। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है कि भारत द्वारा बनाए गए पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम के विशेष स्वदेशी काउंटिंग मटेरियल का उपयोग किया जाएगा, वो है रामा। कौन सा है, भारत द्वारा बनाए गए पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम के विशेष स्वदेशी काउंटिंग मटेरियल का उपयोग किया जाएगा, उसका नाम है रामा। और जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 4 जुलाई 2025 को कहाँ पर किया गया, पुणे के अंदर किया गया है। तो जयराज स्पोर्ट्स कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 4 जुलाई 2025 को कहाँ पर किया गया, पुणे के अंदर किया गया। दोनों के दोनों वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत किस स्थान पर पहुंच चुका है विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना, तो ये पहुंच चुका है 5वें स्थान पर। ठीक है, इसने जापान को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 1 अगस्त 2025 को असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किस संयुक्त राहत अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन राहत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 9 अगस्त 2025 और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इस पर भी ऑफर चल रहा है। रीट मेंस की टेस्ट सीरीज पर भी ऑफर है। ये बुक सोमवार को आपको मिल जाएगी बाजार में। इसके अलावा जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है सभी पर आज आपके लिए ऑफर है चल रहा है। तो मात्र 50 रुपये के अंदर जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है सब पे ऑफर है चल रहा है। तो आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आपको जितनी भी प्रताप क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज है उन सभी पर आपको मात्र 50 रुपये के अंदर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस मौके का फ़ायदा उठा लेना भाई, काफ़ी दिनों से आपके लिए ये ऑफर आपको मिला है। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।